वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक ऐसा मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूं जिसे देख करके आप बेहद खुश होंगे एंड एग्जाम में सबसे अच्छा स्कोर भी गेन करेंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने एक सेट अवेलेबल था जिसका कोड 556 था एंड यह एक मॉडल प्रश्न पत्र है जिसे मिडिल एजुकेशन ने स्वयं बनाया है। एंड आपके सामने दूसरा प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूं जिसका कोड आप देख सकते हैं। अब चाहे आपका सेट नंबर ई हो या फिर चाहे हो सेट नंबर एफ, 100% मार्किंग होगी आपकी इसी मॉडल क्वेश्चन पेपर से। अब आपको करना क्या है, वीडियो को बढ़िया एंड तक देखना है। डेफिनेटली बहुत मजा आएगा और एक एक प्रश्न का उत्तर हम आसान भाषा में समझेंगे। इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में पूरा का पूरा यह मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व कर देंगे। फिर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं आपका प्रश्न पत्र कुछ इस प्रकार से रहेगा एंड यहां से हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। आपका ध्यान टोटल आपके कैमरे की स्क्रीन में होना चाहिए। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। मतलब दो पदार्थों को जब भी मिलाते हो तो हमेशा बनता है एक विलयन। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, पानी और शक्कर को घोलिए विलयन बनेगा, मतलब शरबत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा विलयन को टिक करना है। नेक्स्ट कहता है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। मैंने जब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस का वीडियो शूट किया था उसमें बताया था कि आप हैं कक्षा 9वीं में तो आप लिखेंगे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन जैसे 11वीं और 12वीं में जाओगे तो पदार्थ की 5 अवस्था लिखनी पड़ेगी। वो 3 अवस्था और 5 अवस्था कौन कौन सी है, तो ठोस द्रव्य गैस, ये 3 अवस्था जो कि तुम्हारे कक्षा में है। 11वीं 12वीं जाओगे 2 चीज और जुड़ेगा, एक होता है प्लाज्मा और 5वां है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, लेकिन अभी जरूरत नहीं है तो अभी हमको 3 ही लिख करके आना है। नेक्स्ट कहता है बर्फ का गलनांक कितना होता है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए हैं सारे गलत हैं। यहाँ पर हो सकता है प्रिंट मिस्टेक हो गया हो, यहाँ पर होना चाहिए 273.15, अर्थात सही उत्तर होगा 273.15 केल्विन होता है बर्फ का गलनांक। अच्छा, गलनांक क्या होता है, गलनांक का मतलब होता है बर्फ पिघल करके पानी बन जाए, इसे कहेंगे गलनांक। अच्छा, इंग्लिश में भी अवेलेबल है नीचे क्वेश्चन, इंग्लिश में देखते जाइएगा। नेक्स्ट कहता है मोमबत्ती का जलना कैसा रिएक्शन है। एमपी बोर्ड का पसंदीदा प्रश्न है, पूछेगा। एक अलग सेट में पूछा जा रहा है, आई थिंक सेट नंबर ई या एफ है, उसमें पूछ रहा है कि मोमबत्ती का जलना, ये तो ठीक है भाई रासायनिक परिवर्तन, लेकिन एक पूछ रहा है बर्फ का पिघलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन ध्यान रखना। तो मोमबत्ती जलना रासायनिक परिवर्तन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कैनोल रे की खोज किसने की। तो इसका सही आंसर लगाना है ई गोल्ड स्टीन ने कैनोल रे की खोज की थी। नेक्स्ट कह रहा है 6वां नंबर, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बा मतलब लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या आत्मघातीय थैली के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है। तो यहां पर आपको कोशिका लिखना है, ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। नेक्स्ट कहता है क्लोरोफिल डैश डैश में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए पत्ती का रंग हरा होता है। तीसरा नंबर कहता है हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है। तो हमारे शरीर में गति करने के लिए पेशीय ऊतक उत्तरदायी है, तो यहां पर आपको पेशीय ऊतक लिखना है। नेक्स्ट चौथा नंबर कहता है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे रंध्र कहते हैं, तो यहां पर आपको रंध्र लिख देना है। नेक्स्ट कहता है 5वां नंबर, प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है। तो प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन वेग में इसका आंसर भाई साहब हमारे पास सही एक्यूरेट नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है 6वां नंबर, दाब एक कैसी राशि है। तो दाब एक अदिश राशि है। चलो बता ही देते हैं 5वां नंबर, मैंने मजाक किया था। प्रति इकाई समय में विस्थापन को वेग कहते हैं, यहाँ पर वेग लिखना है और दाब एक अदिश राशि है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से पूरा का पूरा 2 नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। यही सब इंग्लिश में अवेलेबल है, आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी मिलाइए। इसमें एक साइड लिखा है आ, दूसरा लिखा है बा। यहाँ पर कह रहा है गतिज ऊर्जा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/2 mv का स्क्वायर। ध्वनि से अधिक
गति से चाल किसकी होती है? तो पराध्वनि की होती है। फ्लोएम का क्या लिखेंगे? तो फ्लोएम का ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। फ्लोएम का काम होता है भोज्य पदार्थ का संवहन करना, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट कहता है पर्णहरिम, तो पर्णहरिम पत्तियों में पाई जाती है। नेक्स्ट कहता है संदेशों का वाहक, तो ये करता है तंत्रिका उत्तक। और त्वरण, तो वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। इस प्रकार से हमारा सही जोड़ी भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में यही क्वेश्चन अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आप इंग्लिश में क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अब कहता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो यहां पर लिखना है आपको 273.15 केल्विन। दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल। नेक्स्ट कहता है मिश्र धातु पीतल का घटक कौन कौन सा है? तो जिंक और तांबा है। ठीक है, 1 सेकंड ना, इसको एक बार कंफर्म कर देता हूं। 1 सेकंड जस्ट अवेट रुकिएगा। हाँ, जिंक और कॉपर है, सॉरी मैंने तांबा बोला, जिंक और कॉपर है। ठीक है, कॉपर आपको लिखना है। नेक्स्ट कहता है IUPAC का पूरा नाम क्या है? तो इसका इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ध्यान सुन लो, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है? तो 100 से 200 दिन होता है। गाड़ी का ओडोमीटर क्या बताता है? तो ओडोमीटर गाड़ी की स्पीड को मापता है। लो भाई साहब, इस प्रकार से एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट होता है। इंग्लिश में अवेलेबल है, इंग्लिश में आप इसका फोटो खींच सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, सही जोड़ी मिलाइए। ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होता है। हाँ जी, बिल्कुल सत्य है। अनुवांशिकी की इकाई गुणसूत्र है। हाँ जी, बिल्कुल सत्य है। अस्थि और उपस्थि एक प्रकार का ऊतक है, मतलब टिश्यूज है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। गति के तृतीय नियम को गैलीलियो ने प्रस्तुत किया था। नहीं, गति के तृतीय नियम को न्यूटन साहब ने दिया था। ये गलत हो जाएगा। भार एक अदिश राशि है। नहीं, गलत हो जाएगा, भार एक सदिश राशि है। शक्ति की जूल होती है, शक्ति का मात्रक जूल होता है, ये होना चाहिए, या मात्रक लिखना चाहिए। शक्ति की जूल होती है, नहीं, शक्ति का वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से ऊपर के 3 सही, नीचे के 3 गलत हैं। आगे देखते हैं, अब प्रश्न उत्तर को फटाफट कवर करते हैं। अब प्रश्न उत्तर के लिए हम करेंगे क्या? यहां से क्वेश्चन देखेंगे और सीधे हम क्वेश्चन बैंक की सहायता से आपके सामने आंसर प्रेजेंट करेंगे। एक एक चीज समझाएंगे नहीं, क्योंकि मोस्ट IMP क्वेश्चन में जो समझाया हूं वही इस पेपर में पूछा गया है। आसवन विधि किसे कहते हैं? तो ये रहा भाई साहब आपके सामने आसवन विधि, आप इसका फोटो खींच सकते हैं। इसी के अथवा हम कहता है कि प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं? ये रहा आपके सामने प्रभाजी आसवन, आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रश्न क्रमांक 7, तत्व और यौगिक में अंतर बताना है। प्रश्न है 2 नंबर का, तो 2 अंतर आपको लिखना है। ये रहा आपके सामने। तत्व का निर्माण एक प्रकार के परमाणु से होता है और यौगिक का निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर के होता है। तत्व की संख्या लगभग 112 है एंड यौगिक की संख्या बहुत अधिक है। यौगिक मतलब क्या? सिंपल सा 2 तत्व को मिला दो, जो रिजल्ट आए वो यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट कहता है मिश्रण और यौगिक में अंतर बताइए। तो ये रहा आपके सामने मिश्रण। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। और यौगिक जो होता है तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। बस इतना आपको लिखना है। आगे देख लेते हैं, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है और जो यौगिक होते हैं नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मतलब एक बार बना देते हैं तो ये हमेशा चलते रहता है, इसे हम बदल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट कहता है ठोस, द्रव और गैस में कोई 2 अंतर बताइए। देखो, इसको मैं होमवर्क भी दिया था यदि याद होगा तो, एंड ये अब अंतर पूछ लिया है। सबसे पहले मैं आयतन की बात करता हूं, तो ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव्य का आयतन निश्चित होता है एंड गैस का आयतन अनिश्चित होता है। मतलब इनका कोई आकार नहीं होता है। यदि मैं इनके आकार की बात करूं तो इनका आकार निश्चित होता है, इनका भी आकार अनिश्चित होता है और इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। किसका? गैस का। ये ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। इसका भार होता है, इसमें भार होता है, इसमें भार होता है, तीनों भार होता है। ठीक है। जो ठोस में होता है तो कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होता है और गैस में सबसे कम आकर्षण बल होता है। बस इतना आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अथवा कहता है कि समस्थानिक और समभारिक किसे कहते हैं, समझाइए। आपको बताना है कि क्या होता है समस्थानिक और समभारिक, लेकिन आपके एग्जाम में अंतर भी पूछा जा सकता है समस्थानिक और समभारिक में। तो भाई साहब ये रहा आपके सामने समस्थानिक किसे कहते हैं और समभारिक किसे कहते हैं। बस इतना आपको लिखना है। यहाँ पर अंतर जरूर लिखा है, बाकी आपको यही डेफिनेशन लिख करके आना है। सिंपल सा यार, समस्थानिक मतलब जिसका परमाणु क्रमांक समान हो,
किंतु परमाणु भार अलग अलग हो उसे समस्थानिक कहेंगे। समभारिक मतलब जिसका परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो उसे समभारिक कहेंगे। नेक्स्ट कहता है नंबर हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है। हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए इसका आंसर दिखा देते हैं। हृदय पेशी का विशेष कार्य तो ये रहा आपके सामने। कॉर्डिया पेशीय जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार तथा संकुचित करती है, जिससे हृदय जीवन में रक्त पंप कर सकने में सक्षम होता है। बस इतना आपको लिखना है। नेक्स्ट कहता है जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। क्या होता है जाइलम, क्या होता है फ्लोएम। तो ये रहा भाई साहब आपके सामने जाइलम और फ्लोएम, इसका फोटो खींच लो, यही आपको लिख करके चले जाना है। सिंपल सा जाइलम काम होता है पानी को जड़ से लेकर के पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है जो भोजन बनाती है पत्तियां उसको पेड़ पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाना। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर कहता है कि त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक व सूत्र बताना है कि आखिरकार क्या होता है त्वरण। तो आइए देख लेते हैं। ये रहा जी त्वरण किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के वेग में इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। इसे ए से दर्शाते हैं। इसका मात्रक ms इनवर्स होता है। बस इतना आपको लिखना है। अथवा कहता है कि समांगी और विषमांगी मिश्रण को समझाइए। क्या होता है समांगी मिश्रण, क्या होता है विषमांगी मिश्रण, ये चीज पूछा गया है। तो ये रहा भाई साहब आपके सामने समांगी और विषमांगी मिश्रण, इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 12, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है। ऐसा क्या रीजन है कि पानी की सतह पर रखते हैं तो कोई वस्तु तैरती और डूबती रहती है। तो ये रहा जी ये ऑप्शन, ये आपका आंसर। ठीक है, क्या होता है कि अगर कोई वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है तो वो तैरती है, और पानी के घनत्व से अधिक होता है तो वे वस्तु डूब जाती है। ठीक है, आर्कमिडीज का सिद्धांत पूछा है। तो ये रहा आपके सामने आर्कमिडीज का सिद्धांत, इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। यह एक ग्रीक के वैज्ञानिक थे, इन्होंने उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया था अपने आर्कमिडीज के सिद्धांत थे। आर्कमिडीज उनका नाम था, इस चीज को ध्यान रखना, इस उन्हीं के नाम पर इस सिद्धांत पड़ गया आर्कमिडीज का सिद्धांत। जैसे तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो मिडिल एजुकेशन से, कल का मिडिल एजुकेशन आपके प्यार और सपोर्ट से बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल बन जाता है, तो भाई मेरा नाम खुद का मिडिल एजुकेशन हो जाएगा। वैसे भी अभी भी मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे मेरे नाम मतलब मिडिल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। मुझे किसी का ना तो मतलब किसी भी स्टूडेंट्स को ना तो मेरा नाम पता है, ना तो मेरा फेस पता है, ना तो ये पता है मैं कहाँ का हूँ। ठीक है, लेकिन जल्द ही फेस रिवील होने वाला है आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, आपको मेरा फेस जल्द ही देखने को मिलेगा। इसीलिए कहता हूँ सब्सक्राइब करके रख लो, जल्द ही आपके सामने आएंगे, रूबरू होंगे, आपके सामने आकर के बातें करेंगे, और फिर फेस के साथ हम पढ़ाई करेंगे, है ना। 10th में टॉप करेंगे, 10th की तैयारी बड़ी तगड़ी मिडिल एजुकेशन कराने वाला है, टेंशन मत लो। नेक्स्ट कहता है चाल और वेग में अंतर बताइए। क्या होता है चाल और क्या होता है वेग, ये चीज हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये रहा आपके सामने चाल और वेग में अंतर, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। इतना ही नहीं स्टूडेंट, अगर तुमने अभी तक इसके पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकती हैं। क्लास 10th का जो क्लासेस है लाइव क्लास, उसको जल्द ही मैं लॉन्च करने वाला हूं, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा। क्लास 10th की बेस्ट प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर सकती हैं। नेक्स्ट इसी के अथवा कहता है कि औसत चाल किसे कहते हैं, ये चीज पूछा गया है। क्या होता है औसत चाल, ठीक है, इसके अथवा पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या होता है भाई साहब औसत चाल किसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा है। एंड जस्ट अवेट, इसको मैं ओपन कर लेता हूं, थोड़ी मुझे समय दीजिए। ये रहा, ठीक, ये रहा आपके सामने औसत चाल, तो इसका फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है कि असमान गति किसे कहते हैं, एंड इसके अथवा कहता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताइए। तो ये रहा आपके सामने असमान गति। एंड अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या कहता है डाल्टन साहब का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन, रदरफोर्ड, ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 सेकंड हम आपके सामने डाल्टन साहब का रखते हैं। ये रहा डाल्टन साहब का परमाणु सिद्धांत। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट कहता है स्थिर अनुपात का नियम क्या है, एग्जाम्पल देकर के समझाना है। तो ये रहा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यौगिक जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार से 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगा। इसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है
बोर की परमाणु मॉडल बताना है भाई साहब, ठीक है। अभी तक आपने रदरफोर्ड पढ़ा था, अब पूछ लिया बोर का परमाणु मॉडल। ये रहा भाई साहब बोर का परमाणु मॉडल। आपको ये पॉइंट ये पूरी याद करना है, चार के चारों पॉइंट लिखना है कि इन्होंने कक्षाओं को के एल एम एन में बांटा था, ठीक है। जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारे के सारे चार के चारों इनका मॉडल लिख करके आना है। नेक्स्ट 15 नंबर कहता है कि विभेदीकरण किसे कहते हैं, एंड अथवा कहता है कि रक्त के दो कार्य बताना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले विभेदीकरण, फिर हम देखेंगे रक्त के दो कार्य। तो ये रहा विभेदीकरण आपके सामने, ठीक है, इसका फोटो खींच लो, और ये रहा रक्त के कार्य। लेकिन ध्यान देना, रक्त का कार्य यहाँ पर सही तरीके से और सटीक नहीं लिखा है, इसलिए इसका आंसर आप अपने स्तर पर स्वयं फाइंड कीजिएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं कुछ कुछ बता देता हूं। रक्त का पहला कार्य है कि शरीर के सभी अंगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता से बचाना है। दूसरा ये है कि रक्त जो होता है शरीर को हष्ट पुष्ट और मजबूती प्रदान करता है। बाकी आप स्वयं फाइंड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। 16 नंबर कहता है न्यूटन के गति संबंधी द्वितीय नियम बताना है। क्या कहता है न्यूटन साहब का नियम, ठीक है। तो न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम, 1 सेकंड आपके सामने दिखा देता हूं। ये रहा भाई साहब न्यूटन का गति के नियम, ठीक। तो न्यूटन ने उसे 3 नियम दिया था, तो आपको द्वितीय नियम पूछा तो इसका फोटो खींच लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम, ठीक है। एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 10 किलोग्राम है। 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर भार कितना होगा, तो ये रहा आपके सामने 16 न्यूटन मीटर होगा। बस आप इसका फोटो खींच लो और ऐसे ही लगा करके आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर कहता है माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली ग्रह क्यों कहा जाता है। तो आइए दिखाते हैं, ये रहा आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक बलित होती है। ये वाला एटीपी बनाते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर के नए रासायनिक यौगिक को बनाने तथा यांत्रिक कार्यों के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली ग्रह कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताना है। तो ये रहा आपके सामने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या है, झिल्ली नहीं पाई जाती, और यूकैरियोटिक में झिल्ली पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है और इसमें केंद्रक होता है यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक का आकार छोटा होता है और यूकैरियोटिक का आकार बड़ा होता है। और यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में एक क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम होता है। देखिए आगे 18 नंबर कहता है, 1 सेकंड, हाँ, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। ये रहा आपके सामने, आप इसका भी फोटो क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है अथवा में पशुओं की नस्ल में सुधार के लिए कौन सी विधि उत्तरदायी है। मतलब पशु की नस्ल में सुधार करना है तो किस प्रकार से करेंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ये चीज पूछा गया है। ये रहा आंसर, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील लिखा है, ठीक है, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, पानी में डूब जाती है और बड़ा सा बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता है। तो सिंपल सा ये सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है और आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण ही ऐसा हो पाता है। बाकी इसका आंसर ये रहा, 1 सेकंड, ये तो नहीं है इसका आंसर, 1 सेकंड जस्ट वेट, इसका आंसर मैं दिखा देता हूं। सिंपल सा आर्किमिडीज के सिद्धांत कारण हो पाता है, ये रहा भाई साहब, ठीक है। तो आप इसका फोटो क्लिक कर लो, बस इतना आपको लिख करके चले आना है। आगे बढ़ते नेक्स्ट, इसी के अथवा कहता है कि गतिज ऊर्जा को ज्ञात करने का सूत्र बताना है। तो ये रहा गतिज ऊर्जा कैसे फाइंड करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड पिछले साल भी पूछा है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। 20वां नंबर कहता है कि चमगादड़ अपना शिकार को पकड़ने के लिए परत पर होने वाले 1 सेकंड के लिए परत होने का उपयोग किस प्रकार करता है। प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है, प्रश्न ये नहीं, परत होने का उपयोग किस प्रकार से करता है, ये प्रश्न होना चाहिए, ठीक है। सटीक प्रश्न यही है। एंड ये देख लो, परत होनी है, वहां पर प्रिंट मिस्टेक है, तो देख सकते हैं, ये चीज आपको लिख करके चले आना है। आगे बढ़ते हैं, अथवा कहता है कि वस्तु को साफ करने के लिए परत ध्वनि का यूज कैसे करते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो सिंपल सा, जिस वस्तु को साफ करना होता है उसे एक मर्जन बिलियन में रखते हैं और ध्वनि बहुत तीव्र गति से गुजारते हैं ताकि वो साफ हो जाए। इस प्रकार से परत ध्वनि का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं 21वां नंबर कहता है कि प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये रहा आपके सामने, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल आपको बढ़िया देना है, यहाँ पर पढ़ लेना। आगे कहते हैं इसी के अथवा में
रबी और खरीफ की फसल किसे कहते हैं, एग्जाम्पल सहित समझाना है। तो मैंने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में से समझाया था कि वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है उसे कहते हैं रबी की फसलें, और वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर काटी जाती है उसे कहते हैं खरीफ की फसलें। ठीक है, एग्जाम्पल पूछा है तो गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सभी रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलें चावल हो गया, मक्का हो गया, ये सभी खरीफ की फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। आगे देखते हैं 22वां नंबर कहता है कि अनाज का भंडारण करते समय कौन कौन सावधानी रखनी चाहिए। तो भाई साहब ये रहा आपके सामने कुछ पारंपरिक अंतः भंडारण के तरीके, जैसे अनाज व दाल को कड़वा तेल लगाना, राख मिलाना, नीम और लहसुन ये सब डाल करके और अनाज को बढ़िया नमी युक्त जगह पर रखना चाहिए, हवा ना लगे, इस प्रकार से अनाज का भंडारण किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। अगर आपके घर में खेती होती है, खेती नहीं भी होती है, फिर भी आपके घर में अनाज का भंडारण जरूर करते होंगे, आपने देखा होगा। और आपको नहीं पता तो आप अपने दादा दादी या फिर माता पिता से पूछ सकते हैं कि अनाज का भंडारण किस प्रकार से करते हैं, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाएंगे। और ये रहा अब आपका अंतिम प्रश्न, फसल की किस्म में सुधार करने के लिए 3 कारक आपको बताना है। तो चलिए इसको दिखा देते हैं, फिर करते हैं वीडियो को एंड। लेकिन उसके पहले पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं आपका एग्जाम बहुत अच्छा आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अंतिम पेपर है ताकि उनको भी फायदा मिल जाए। ओके, बाय बाय।